हेलो फ्रेंड, दिस इज सूरज और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, जिसको कि NEP के भी नाम से जाना जा रहा है। इस नए एजुकेशन पॉलिसी में मेन 5 चीज़ों पे फोकस किया गया है। पहला है स्कूल एजुकेशन, दूसरा है लैंग्वेज, तीसरा है हायर एजुकेशन, चौथा है टेक्नोलॉजी, पांचवा है फाइनेंस। और ये इम्प्लीमेंटेशन यानी कि इम्प्लीमेंट कब किया जाएगा इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमें जहाँ तक उम्मीद है कि 2022-23 तक ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। नए एजुकेशन पॉलिसी में मेन फोकस किया गया है फाइनेंस पे। फाइनेंस यानी कि आपका फी वगैरह के लेकर के बहुत ज़्यादा इस पे फोकस किया गया है कि अब स्कूल और कॉलेज अपने मन मुताबिक फ़ी नहीं रखेंगे। यानी कि बहुत सारे कॉलेज में बहुत हाई फ़ी होती थी, तो ये नहीं होंगी। ये अब नए एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से एक रूल लगाया जाएगा, एक रूल बनाया जाएगा जिसमें कि फ़ी डिसाइड किया जाएगा कि इस रेंज के बीच में ही आपको फीस लेना है। तो इस तरीके से अपने स्कूल और कॉलेज अपने मन मुताबिक फीस नहीं लेंगे, फीस पे भी मतलब कि ध्यान दिया जाएगा। यहाँ तक कि अब इंडिया की 6% GDP एजुकेशन में खर्च की जाएगी, जो कि पहले केवल 3% था। नियर अबाउट 3% GDP हमारा एजुकेशन पे खर्च किया जाता था, लेकिन अब 6% GDP खर्च किया जाएगा। क्यों 6% GDP खर्च क्यों किया जाएगा? पहला क्वेश्चन है कि क्यों किया जाएगा। तो हम आपको एक बात बता दें दोस्त, पहले क्या था और अभी भी है कि हमारे केवल 80% बच्चे, यानी कि हमारे इंडिया के केवल 80% बच्चे क्लास 10th कर पाते हैं। यानी कि 20% बच्चे 10th भी नहीं कर पाते हैं, यानी कि एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं। एजुकेशन नहीं मिल पाती है उनको कि क्लास 10th तक भी पढ़ पाएँ, जो भी रीजन रहा हो। और केवल 56% यानी कि 56% बच्चे क्लास 12th कर पाते हैं। मान लीजिए कि अगर 100 बच्चा हमारे इंडिया में जन्म लेता है तो केवल 80 बच्चे क्लास 10th कर पाते हैं और केवल 56 बच्चे हैं जो कि क्लास 12th कर पाते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, ग्रेजुएशन तक जाते जाते ये परसेंटेज हमारा केवल 26% होता है, यानी कि 26%। यानी कि देखिए, हमारे अगर 100 बच्चे जन्म लिए हैं इंडिया में तो केवल 26 बच्चे ही ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएशन कर पाते हैं। इस चीज़ को देखते हुए ये फी वगैरह का मैटर यहाँ पे डिस्क्लोज किया जाएगा और 6% GDP हमारा इंडिया का एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा, ताकि कम से कम 100% बच्चे हमारे क्लास 10th और 12th कर पाएँ। यानी कि 100% बच्चे हमारे क्लास 10th और 12th कर पाएँ और 50% बच्चे ग्रेजुएशन कर पाएँ। यानी कि जो 26% है ना, ये अभी 26% है, इसको 50% पहुँचाने की कोशिश में है इंडिया। ये देखिए कब तक होता है, तो इसका डाटा जो है 2030 तक है। यानी कि 2030 तक ये कोशिश करेंगे कि 50% बच्चे हमारे ग्रेजुएशन कर पाएँ। यहाँ पे मेन फोकस नेक्स्ट किया गया है टेक्नोलॉजी पे। यानी कि जो भी हमारा टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट वगैरह होती हैं, अब कोशिश किया जाए कि टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाए। यहाँ पे वर्चुअल लैब की भी बात करी गई है, यानी कि जो आपका लैब होता है फिजिकली लैब, तो फिजिकली लैब बहुत सारे स्कूल कॉलेज में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोशिश किया जाएगा कि वर्चुअल लैब यानी कि डिजिटल लैब आपको प्रोवाइड किया जाए। डिजिटल लैब हो जाने से ये फ़ायदा रहेगा दोस्त कि हर किसी के पास मोबाइल लैपटॉप है इस समय, तो हर कोई इस लैब को कर पाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो मेन एक रूल आया है 5+3+3+4, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले का जो स्कूलिंग सिस्टम होता था दोस्त, इसमें क्या होता था, एज जब 6 हो जाती थी, 6 साल का जब बच्चा होता था तो स्कूल जाता था और 1 से लेकर के 10th तक पढ़ता था। ठीक है, 10 तक पढ़ते पढ़ते उसका एज हो जाती थी 16 वर्ष। 16 वर्ष के बाद यहाँ पे 10+2 होता था। पहले 10+2 करते समय 16+2 18 साल का बच्चा हो जाता था और यहाँ 18 साल में क्लास 12th करता था। नए एजुकेशन के पॉलिसी में ये कहा गया है कि 5+3+3+4, ये क्या चीज़ें देखिए। अब क्या है, जब 3 साल का बच्चा होगा तो वो पढ़ने जाएगा, और जो हमारा प्राइवेट स्कूल में होता है नर्सरी, LKG, UKG, तो ये चीज़ें अब उसको इस 5 साल में ही सिखाई जाएंगी। 5 साल में क्या है, नर्सरी, LKG, UKG और 1 और 2 ये दोनों इंक्लूड करके यहाँ पे 5 साल लिया जाएगा और बच्चे को हर एक मतलब कि उसको केवल लिखना पढ़ना सिखा दिया जाए, अक्षर का ज्ञान करा दिया जाए कि A क्या है, B क्या है, इस तरीके से। तो यहाँ पे 5 साल लिया जाएगा, जो कि ये हमारे प्राइवेट स्कूल में होते थे, CBSE वगैरह में जो अच्छे स्कूल थे उन सब चीज़ों में तो होता ही था कि नर्सरी पढ़ते थे, LKG, UKG, 1, 2, तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें बदलाव नहीं दिख रहा है। इसके बाद कहा गया है 5 के बाद 3 यानी कि यहाँ दो क्लास तक बच्चा पढ़ेगा, उसके बाद से 3, 4, 5 यानी कि 3 साल बच्चा यहाँ पढ़ेगा। इसको पहले वाले को कहा गया है फाउंडेशन स्टेज, दूसरे वाले को कहा गया है प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, अभी हम बात करेंगे क्या इस स्टेज में क्या क्या बातें बताई जा रही हैं। उसके बाद 3 साल लिया जाएगा फिर से, और इसमें पढ़ेगा बच्चा 6 के बाद 6, 7, 8 यानी कि 6, 7, 8 यहाँ पे 3 साल फिर पढ़ेगा।
इसके बाद से जो 4 साल है यानी कि 5 + 3 और लास्ट है 4 है, यानी कि 8 तक बच्चा पढ़ लिया। उसके बाद 9, 10th, 11th, 12th, यानी कि 9, 10th, 11th और 12th यहाँ करेगा तो 4 साल लग जाएंगे। यहाँ पे एक मेन बात है जो दोस्त इसमें न्यू पॉलिसी में, कि जो बच्चा क्लास 10th के बाद 11th में जाता था तो इसको सब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट। तो यहाँ पे चूज करना पड़ता था डायरेक्ट 10th के बाद। लेकिन अब बच्चे के पास फ्रीडम रहेगा कि वो 8 के बाद जब 9th में आएगा तो 9th में ही वो अपना सब्जेक्ट चूज कर पाएगा। इतना फ्रीडम इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो ये प्रिपरेटरी स्टेज है यानी कि 3 से लेकर के 5 तक, उसमें क्या क्या चेंजेज आए हैं। इसमें कहा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कि ये जो 3 से 5 तक के बच्चे हैं, यानी कि हम 0 से ले लें, 3 साल के बाद बच्चा पढ़ने जाएगा और 5 तक पढ़ेगा, इसको लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई जाए, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई जाए। यानी कि ये देखा गया है दोस्त कि जो बच्चे अपने लैंग्वेज में पढ़ते हैं, अपनी मदर टंग में पढ़ते हैं, वो ज़्यादा सीख पाते हैं ऑन कंपेयर टू हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में ये मैंडेटरी नहीं है कि आप हिंदी और इंग्लिश में ही पढ़ाएं, आप उसके लोकल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे 5 तक और रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाएंगे। नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की जानकारी यहाँ तक दी जाएगी 5 तक। 6, 7, 8 इनके लिए कहा गया है, ये मिडिल स्टेज है, इनके लिए कहा गया है कि इनको अभी कोडिंग यानी कि जो कंप्यूटर कोडिंग होती है इनको सिखाई जाएंगी। बेसिक नॉलेज दिया जाएगा जैसे कि गार्डनिंग, कारपेंटरिंग, इलेक्ट्रीशियन और ETC, इन सब चीज़ों पे भी फोकस किया जाएगा। इन सब चीज़ों पे फोकस करने का मेन मुद्दा ये है कि जैसे कि बच्चे केवल एजुकेशन पढ़ते थे, यानी कि जो केवल बुकिश नॉलेज होता था उनके पास, केवल बुक पढ़ते थे, लेकिन उनके पास मतलब कि एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें नहीं होती थी, जैसे कि गार्डनिंग वगैरह, कारपेंटरिंग वगैरह। जैसे कि कभी कभी माता पिता हमारे घर में क्या बोल देते थे कि एक मान लीजिए तख्त उठाना है तो क्या बोलते थे, एक तख्त नहीं उठा पा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, तख्त नहीं उठा पा रहे हो। तो अब क्या है कि 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों को अब ये भी सिखाई जाएंगी कि तख्त कैसे उठाना है, कैसे बनाते हैं, कारपेंटरिंग वगैरह कैसे होती है। तो इन सब चीज़ों पे भी यहाँ पे फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें कि 9th से लेकर के 12th तक बच्चा पढ़ेगा। इसमें सब्जेक्ट पूल बनाया जाएगा, यानी कि एक सब्जेक्ट का एक आपके पास पूल बनाया जाएगा और उस पूल में जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे उन सब्जेक्ट में से आप चूज कर सकते हैं अपने मन मुताबिक, अपने हिसाब से चूज कर पाएंगे। वोकेशनल सब्जेक्ट पे भी ध्यान दिया जाएगा, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, इन सब चीज़ों पे भी। यानी कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए स्पोर्ट्स में ज़्यादा तेज है, ज़्यादा उसमें मतलब कि मन लगता है उसका, तो स्पोर्ट्स को भी लेकर के पढ़ सकता है और स्पोर्ट्स को एक सब्जेक्ट के जैसे ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया है कि पहले जो होता था केवल रूट लर्निंग होती थी और बच्चा क्या है कि 2 महीने 3 महीने पढ़ करके पास कर देता था बोर्ड एग्जाम। यहाँ पे ये कहना है इनका कि बोर्ड एग्जाम जो है अब साल में 2 बार कराए जाएंगे। 9th में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो इसको 2 बार एग्जाम देना होगा और दोनों एग्जाम में अच्छा स्कोर करेगा। ठीक है, तो मतलब बार बार एग्जाम होने से, कम समय में एग्जाम होने से बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा, उसको कवर कर पाएगा। नेक्स्ट है कि एनालिसिस जो एग्जाम होती है उस पर किया जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, कंसेप्चुअल लर्निंग पे फोकस किया जाएगा और एप्लीकेशन पे फोकस किया जाएगा। यानी कि बच्चा ट्रांसफार्मर, मान लीजिए ट्रांसफार्मर बच्चा कोई पढ़ रहा है 10th या 12th में और ट्रांसफार्मर केवल वो पढ़ता ही था, ठीक है ना, पढ़ने के बाद भूल जाता था, याद करके कैसे भी एग्जाम दे देता था। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी, केवल आप याद करें और एग्जाम दें। अब आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पूरा बिल्कुल बताया जाएगा और ट्रांसफार्मर दिखाया जाएगा, ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे बैंडिंग होती है, इस तरीके की चीज़ों पे भी, एप्लीकेशन पे भी ध्यान दिया जाएगा, कंसेप्ट पे ध्यान दिया जाएगा, थिंकिंग लर्निंग पे ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट है रिजल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो अब जो है पहले क्या होता था कि रिजल्ट जो आता था एक तरफ सब्जेक्ट लिखा होता था, एक तरफ मार्क्स लिखे होते थे कि कितना नंबर पाया है। कि लेकिन नए रिजल्ट के हिसाब से, नए पॉलिसी के हिसाब से अब जो रिजल्ट आएगा उसमें बहुत अच्छे से रिजल्ट आएगा। पहला है कि आपका फ्रेंड जो आपका सहपाठी है वो भी आपको उसमें रिमार्क करेगा कि आप कैसे हैं, क्या किस में मन लगता है, क्या नहीं होता है, यानी कि आपके बारे में आपका सहपाठी भी बताएगा। फिर उसके बाद से दूसरा है कि आप खुद आप अपने आप को जज करेंगे, उसके बाद आपका टीचर आपको रिमार्क करेगा, आपका टीचर आपको जज करेगा और ये तीनों चीज़ें आपके मार्क्स में, मार्कशीट में लिखी रहेंगी। नंबर तो लिखा रहेगा ही और ये भी चीज़ें रिमार्क उसमें रहेंगी। ठीक है, ये रही स्कूलिंग बात। तो अब हम चलिए बात करते हैं कॉलेज की। कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन, यानी कि एडमिशन के लिए अब एक कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया जाएगा एक, और आप इस एंट्रेंस एग्जाम के जरिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये जो है NTA कंडक्ट कराएगी और ये जो है साल में 2 बार होगा, यानी कि एक साल में 2 बार एग्जाम होगा। तो मैक्सिमम जो एडमिशन होंगे वो हो सकेंगे। जैसे कि बहुत सारे बच्चे एक साल में एक बार एग्जाम होता है, तो मान लीजिए एग्जाम दिया और फेल हो गए तो उनका साल पूरा बर्बाद हो जाता था। लेकिन अब जो है कि एक साल में 2 बार होगा तो इससे आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि मान लीजिए एक बार में आप क्लियर नहीं कर पाए
एक साल में 2 बार होगा, एक बार में क्लियर नहीं कर पाए दूसरी बार दीजिए, दूसरी बार में क्या पता आप क्लियर कर जाए। तो यानी कि क्या पता, क्या मतलब कि बहुत अधिक बच्चे दूसरी बार में क्लियर कर जाएंगे। तो इस तरीके से एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं और ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हो पाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे कहना ये है कि एक कोर्स में बच्चा कई बार आ सकता है और जा सकता है। एंट्री और एग्जिट का मतलब ये है, अगर कोई मान लीजिए कि ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, 4 साल का ग्रेजुएशन है, तो इसमें क्या है कि बच्चा एक बार एंट्री लिया, यानी कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर लगातार पढ़ेगा। अगर नहीं पढ़ता है तो उसका जो है कि मार्कशीट नहीं आती है। लेकिन अब नए पॉलिसी के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। अगर 4 साल का ग्रेजुएशन है तो आपने मान लीजिए कि 1 साल पढ़ा और किसी कारणवश छोड़ देते हैं, किसी कारणवश छोड़ देते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी रीजन से आप छोड़ देते हैं, तो ये जो है फर्स्ट ईयर के बाद आप एग्जिट कर गए, निकल गए। फिर अब आएंगे अगर आप कॉलेज में, तो आपको दूसरी साल से पढ़ना होगा, नहीं कि पहले साल से। तो अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम होगी कि पहले साल से आप मान लीजिए जो मार्कशीट था वो आपको कैसे मिलेगा, दूसरे साल का कैसे मिलेगा, तीसरे साल के बाद अगर छोड़ देते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे हमने कुछ लिखा है, पहले साल में अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल पढ़ करके आप छोड़ते हैं दूसरी साल में तो आपको एक डिप्लोमा मिल जाएगा, तीसरे साल में छोड़ेंगे तो बैचलर डिग्री मिल जाएगी, और 4 साल पढ़ के छोड़ते हैं तो बैचलर डिग्री विथ रिसर्च मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए केवल जॉब के लिए पढ़ रहा है तो वो 3 साल का डिग्री भी ले सकता है, और कोई मान लीजिए रिसर्च वगैरह में जाता है तो उसको 4 साल कंपलसरी है। एक चीज़ और, जैसे कि बच्चा मान लीजिए छोड़ करके जाता है और फिर एंट्री करता है, इसको मैनेज कौन करेगा। तो मैनेज करने के लिए यहाँ पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाई जाएंगी, यानी कि जो कॉलेज के एजुकेशन होती है दोस्त, तो उसमें हर सब्जेक्ट का कुछ क्रेडिट होता है। मान लीजिए फिजिक्स है तो फिजिक्स का यहाँ पे नंबर होता है ना, स्कूल में हमारे क्या होते हैं, नंबर होते हैं, लेकिन कॉलेज में क्रेडिट होते हैं। तो मान लीजिए फिजिक्स बच्चा पढ़ रहा है तो फिजिक्स का मान लीजिए 4 क्रेडिट, मैथ के मान लीजिए कि 5 क्रेडिट, इस तरीके से क्रेडिट होते हैं। ये जो क्रेडिट है ये एकेडमिक बैंक में आपको क्रेडिट को रखा जाएगा। जैसे कि बैंक होता है तो बैंक में क्या होता है कि हम पैसे को रखते हैं और अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको निकाल लेते हैं। इसी तरीके से ये क्रेडिट जो है इस एकेडमिक बैंक में रखी जाएंगी, और जब मान लीजिए कि आप एंट्री करें, 1 साल पढ़े और 1 साल के बाद छोड़ दिए, 1 साल का मान लीजिए क्रेडिट आपका 9 होगा, मान लीजिए 5 + 4 9 क्रेडिट हुए, ये 9 क्रेडिट इसमें जमा हो जाएंगे। फिर दूसरे साल पढ़े उसमें मान लीजिए कि 10 क्रेडिट है तो वो भी 10 क्रेडिट जमा होगा, यानी कि इसमें जमा होंगे जो भी आप ईयर क्लियर करेंगे, जो भी साल क्लियर करेंगे, इसके क्रेडिट इसमें जमा होंगे। अगर आप मान लीजिए कि 1 साल पढ़े और छोड़ दिए, 9 क्रेडिट जमा है, दूसरे साल आएंगे तो ये 9 क्रेडिट आपके इसमें रखे रहेंगे और आप फिर से दूसरे साल से आप कंटिन्यू कर पाएंगे। ये जो बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया गया है ये डिजिटली मैनेज किया जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि डिजिटली इसको हैंडल किया जाएगा और आपका बैंक इसमें क्रेडिट जो है इसमें रखा रहेगा। जैसे कि अभी अगर हम देखें तो डिजी लॉकर एक ऐप है जिसमें कि आपका मार्कशीट वगैरह उसमें डिजिटली रहता है। डिजी लॉकर ऐप के जरिए आप CBSE वगैरह के मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें मार्कशीट आपका अवेलेबल रहता है। उसी तरीके से ये डिजिटली एक ऐप बैंक बनाया जाएगा, एकेडमिक बैंक क्रेडिट। तो क्रेडिट का एक बैंक बनाया जाएगा जिसमें कि आपका क्रेडिट जमा होगा। तो इस तरीके से सारी प्रोसेस होंगी अब नए पॉलिसी के हिसाब से। देखते हैं कि ये कब तक इम्प्लीमेंट होता है, और ये रही सारी जानकारी। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।